और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं आज हरियाणा में था और हरियाणा से वापस दिल्ली गया और दिल्ली से हवाई जहाज़ से मैं चंडीगढ़ आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे पौन घंटा घूमना पड़ा और जब हेलीकॉप्टर उतरा तो पहुंचने के लिए और आधा घंटा लगा, जिसके कारण पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ है। मैं आप सब लोगों की आपको जो तकलीफ हुई है इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बहनों और भाइयों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव संजय जी का या किसी व्यक्ति के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में हमारे देश के जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। अगर सही नेतृत्व और सही नीतियां होगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसका कल्याण करके भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त एक सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान बनाएंगे। अगर ये उद्देश्य पूरा करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी पॉलिसीज, हमारी नीतियां सही होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि नीतियां अगर सही होगी तो उसके साथ नेतृत्व भी ईमानदार और सही होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 को हमें स्वाधीनता मिली और 47 से आज तक 75 साल लगभग पूरे हुए हैं। और इस 75 साल में कांग्रेस पार्टी को करीब 60 साल देश पर शासन करने का मौका मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, बाद में इंदिरा जी बनी, बाद में राजीव गांधी बने और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी बने। कांग्रेस को बहुत बड़ा अवसर मिला है। कांग्रेस ने बहुत वादे किए थे, 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई थी। आपको याद होगा 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। सब वादे जो थे वो ग्राउंड रियलिटी पर पूरी तरह असफल हुए। डिपार्टमेंट की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप तो रोड देखते ही, आपको पता है। मैं पिछले 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, 50 लाख। और मैं ये कहने वाला एक मंत्री हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला 95-2000 में। मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में मंत्री था और आप कभी मुंबई जाओगे तो समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक बना हुआ है, वो मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। 55 फ्लाईओवर्स बने और मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया। तब मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, पैसे नहीं थे। और उस समय धीरूभाई थे और रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। वो 3600 करोड़ का था, यानी आज की कीमत 40,000 करोड़ का। और वो जब रिजेक्ट किया था तो लोग मुझे बोल रहे थे कि वो लोएस्ट आए थे आपने। मैंने कहा थोड़ी बार हम मार्केट में 600 करोड़ के लिए गए तो हमको 1200 करोड़ मिला, 650 करोड़ के लिए 1150 करोड़ रुपए मिला। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि देश में पैसों की कमी नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले, हमारे NHI का इनबिट मॉडल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया
और उसका पीरियड था 7 डेज का, और वो 7 दिन के बाद पद्धति ऐसी है कि मेरा कार्यक्रम तय हुआ था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, फिर मैं वो बेल बजाता हूँ और इशू जो होता है उसको ख़त्म करता हूँ। पर उस समय मैं गोवा में था, दूसरे पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो हमारे मेंबर फाइनेंस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जल्दी आओ, जैसे बरसात पड़ती है वैसे पैसा आ रहा है, अब हम इतना ले नहीं सकते, वापस करने में दिक्कत होगी, आप जल्दी मुंबई आइए और बेल बजाइए और इसको क्लोज करिए। मैं गोवा से मुंबई गया, तुरंत सुबह दूसरे दिन बेल बजाई और मैंने बॉन्ड इशू ख़त्म किया। ओवर सब्सक्राइब, टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। और ये मैं तो पक्का कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ का काम कर चुका हूँ, और अभी मुझे और इस बात का मन सोच है कि और 20-25 लाख का कर सकता था, पर वो हो नहीं पाया। इसका कारण ये है कि देश में पैसे की कमी नहीं है, पैसा है, और इसलिए आज पहली बार देश में हमने जो आर्थिक नीति अपनाई है, वो आर्थिक नीति क्या ही है, सबसे पहले आप जैसे शुद्ध और सुशिक्षित लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। देखिए, हमारे को जब स्वाधीनता मिली तो देश में 3 विचारों का काफी बोलबाला था। एक कम्युनिस्ट विचारधारा था, तो चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने हमें आमंत्रित किया था। मैं पहली बार जब शंघाई पहुंचा तो पूरा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में शंघाई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, और बाद में जब वो पार्टी के साथ डिस्कशन हुआ तो मैंने प्रेसिडेंट को पूछा कि आप जो माओवादी कहते हैं, कुछ मार्क्सवादी कहते हैं, कुछ लेनिनवादी कहते हैं, तो ये लिबरल इकोनॉमी में जो अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल इकोनॉमिक अप्रोच है, ये आपने कैसे स्वीकार किया? कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं, देश के हित में जो हमने स्वीकार किया है। तो मैंने उनको कहा कि केवल लाल झंडा ही रहा, बाकी सब तुम बदल गए। यही बात रशिया में हुई, और आपको कभी मौका मिला तो बुडापेस्ट उसका कैपिटल है। मैं उस गार्डन में गया था, एक कोने में 10, 12, 15 प्रतिमाएं उखाड़ कर फेंक के वहां रखी हुई है। तो मैंने कहा, ये प्रतिमाएं किसकी है? वो मार्क्स से लेकर लेनिन तक सबकी कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, उनकी प्रतिमाएं उखाड़ कर एक फेंक दी थी लोगों ने, वो एक गार्डन में कोने में रखी हुई है। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा यशस फर्नांडिस, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, एस.एन. जोशी, नागा गोरे, जॉर्ज फर्नांडिस स्टॉलवर्ड नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था। मैं मुंबई में अक्सर वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ। पर समाजवादी विचारधारा के आधार पर उन्होंने भी देश में अनेक समय के तकीजा देखा कि टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ऐसी हालत हो गई। फिर एक स्वतंत्र पार्टी थी, और स्वतंत्र पार्टी ये लिबरल इकोनॉमी के आधार पर अमेरिका की जो नीतियां थी उसके आधार पर चलती थी। गुजरात और महाराष्ट्र में थी, वो भी खत्म हो गई। और कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट अप्रोच स्वीकार किया था, वो भी नीतियां लगभग फेल हो गई। बड़े बड़े होटल्स उस समय सरकार ने डाले, स्टील इंडस्ट्रीज डाली, पर कहीं इस बातों के लिए सरकार के बजट से पैसा खर्चे करने की जरूरत ही नहीं थी। सही में पैसे की जरूरत खर्चा करने के लिए वहाँ थी जहाँ लोग गरीब है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जहाँ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, वहाँ सही में जरूरत थी। और जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाया। ये वर्ली बांद्रा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, मुंबई पुणे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाया। और जो पैसे बच गए वो महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को
मजबूत रोड से बनाने के लिए वो पूरा पैसा मैंने उनको अलॉट किया जो गरीबों के लिए फायदे का था। द इंस्पिरेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट मैनेजमेंट was giving more priority to rural agriculture and tribal people who are socially, economically, educationally backward, और जहां पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव नहीं थी। पूरी नीतियां गलत होने के कारण हवाई अड्डे नहीं बने। आज देखिए हवाई अड्डे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने तो 100 बन गए। रोड तो इतने बन गए हैं कि दिल्ली से हमने एक मेरठ का रोड बनाया, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब तो केवल 40 मिनट में होता है। दिल्ली मुंबई हाईवे बना, 48 आवर लगते थे, अब 12 घंटे में होगा, लगभग दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब हमारा रोड दिसंबर में इनॉग्रेट होगा, 2 घंटे में होगा। हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा। 3.5 घंटे लगते थे, 1 घंटे में हुआ। अब चेन्नई से बेंगलोर पूरा हो रहा है, उसको 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। तो पूरी तरह आप देखिए, हमारे बचपन में हम भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास होता है, दिल्ली से तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब अटल टनल बनाई है तो 8 मिनट में निकल जाते हैं। के बीच में से हम लद्दाख लेह की तरफ जब जाते तो हम 8 टनल बन रहे, 4 बन गई, 4 का काम शुरू है। तो कारगिल के नीचे हम लोग आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे, जोजिला, जिसका 70-75% काम हुआ है। 5 बार उसका टेंडर निकला था, 12,000 करोड़ उसकी कॉस्ट थी। हमने साल भर मेहनत करके इतना अच्छी टनल बना रहे, तो हमने 5,000 करोड़ बचाए और केवल 5,200 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट किया। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर और मैंगलोर। साठ साल में नहीं हुआ वो काम, केवल 10 साल में हुआ। इसका श्रेय किसको है? मुझे भी नहीं है और मोदी जी को नहीं है और किरण जी को भी नहीं है। इसका श्रेय किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई, इसका श्रेय किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप उस समय किरण जी को चुनकर नहीं देते, मोदी जी चुनकर नहीं आते, हमारी सरकार नहीं आती, मैं मंत्री नहीं बन पाता, और मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होता? तो ये तो जनता के कारण हुआ। भविष्य आपका है। हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में
12% आता है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से, करीब 22 से 24% आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और 52 से 54% आता है सर्विस सेक्टर से। 1947 में 90% आबादी गांव में रहती थी, 30% माइग्रेशन हुआ। लोग अपना गांव चेन्नई बेंगलोर में क्यों आए? खुशी से आए, मजबूरी से आए। पीने के लिए पानी नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, फसल के सही दाम नहीं, और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर पूरी तरह जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की कि मैं वैसे तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ और 5 डिलीट्स जो मिली है यूनिवर्सिटीज़ की, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली है। तो मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ 2004 से। मैं वन साइड मिशन जैसा बोल रहा था कि इस देश का किसान ये अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन सकता है, ईंधन दाता बन सकता है, विटामिन दाता बन सकता है, और हवाई ईंधन भी बना सकता है। पर जब कोई आउट ऑफ बॉक्स बात करता है तो लोग विश्वास नहीं रखते। एक बार मैं कह रहा था कि पानी से हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम जो कुछ बोल रहे हो उस पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता, तो लोगों का कैसे बैठेगा? क्योंकि बात बड़ी अलग थी। तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ये पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे अंडर है। विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटा इंडिया के अध्यक्ष है, उनको फ़ोन किया, विक्रम मुझे किसी भी हालत में हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। वो बोला ये, वो बोला आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तुम लाओ। अब मेरे पास गाड़ी है दिल्ली में, उसका नाम है मिराई, जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और मेरी गाड़ी मर्सिडीज से भी अच्छी है, और वो हाइड्रोजन पे चलती है, और हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। हमने इथेनॉल लाया। आप ये परली जलाते हैं यहाँ पंजाब हरियाणा में, पूरा दिल्ली में प्रदूषण होता है। द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सोसाइटी इज एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। 3 दिन दिल्ली में रहो, इतना पोल्यूशन है कि इन्फेक्शन होता है। अब हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि ये जो परली है, इससे 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल इंडियन ऑयल ने डाला है, 150 टन बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 3-4 साल में दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट्स पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन से हमारा हवाई ईंधन सस्ता होगा। ये परली से हवाई ईंधन बन गया। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं और एग्रीकल्चर में काम करता हूं। हमारे यहाँ ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, सभी प्रकार के फूड ग्रेन से, शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है दिल्ली में, गाड़ी है जो यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करती है। 120 रुपए, और ये गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है। तो एवरेज के तुलना में अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, 25 रुपए लीटर। अब मुझे बताइए, 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। हमने देश में इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, और हमने तो तय किया अगले साल इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर और फ्लेक्स इंजन पर इथेनॉल का ट्रैक्टर भी आएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ शुगर सरप्लस, गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, और इसलिए किसान को सही कीमत नहीं मिलती। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारे सरकार ने निर्णय किया। और अभी तो G20 में हमने ग्लोबल अलायंस बनाई ये बायोफ्यूल की, और अब वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी आएगी वो हमारे यहाँ से जाएगी। और इसलिए आने वाले समय में हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा, ऊर्जादाता के साथ ईंधन दाता बनेगा,
ईंधन दाता के साथ बिटुमिन दाता बनेगा और हवाई ईंधन दाता बनेगा। गांव समृद्ध संपन्न होंगे और ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बच लाख करोड़ गांव में जाएंगे तो स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेगा। दिस इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड विद द पॉलिसी। किसी देश के विकास को अगर आपको गिनना है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है। हम इंपोर्ट कितना कम करेंगे और एक्सपोर्ट कितना बढ़ाएंगे उस पर देश की इकोनॉमी निर्भर होती है। आपको याद होगा एक समय ऐसा आया था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो गया था। आज हमारे पास रिकॉर्ड ब्रेक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बड़े प्रमाण पर हमने इतनी स्कीम सब क्षेत्र में कि अगर वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होंगे तो हमारा देश का विकास होगा। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, मुझे याद है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली सब झगड़े ही झगड़े थे, 23 झगड़े थे। और हम जब भारत पाकिस्तान हुए तो हमारे 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, 3 को हमको मिला, पर हमारे अधिकार का पानी भी पाकिस्तान जा रहा था, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा था। और पंजाब हरियाणा में झगड़ा पानी के लिए। मुझे याद है मैंने सभी मुख्यमंत्री को बुलाया, 23 झगड़े थे, 17 महीने निपटा। और मैंने सब, वो कैप्टन साहब थे उस समय, मैंने कहा देखो साहब तुम बैठो, बात करो, सोल्यूशन निकालो, साइन करो, मैं तो दरवाजे नहीं खोलता, मैं चेंबर का दरवाजे नहीं खोलता। और 17 झगड़े निपट गए। और अब उत्तराखंड और हिमाचल में जो नए डैम बन रहे हैं, किशोर डैम, रेणुका, बहुत अच्छे हैं, जिससे दिल्ली को 2070 तक पानी मिलेगा, हरियाणा को पानी मिलेगा, पंजाब को पानी मिलेगा। मुझे याद है बादल साहब मेरे पास हर बार आते थे, ये जो इंदिरा कैनाल है ये पूरा फूटा हुआ था, वो बोल रहे हमारी जमीन खराब हो गई थी। पहली बार मैंने 2,500 करोड़ रुपए देके उसका कंक्रीटीकरण किया और उसके कारण राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचा, 7 डिस्ट्रिक्ट को। जब कश्मीर की सरकार पंजाब के साथ साइन नहीं करती थी, सतपाल मलिक थे, सब कैप्टन साहब मेरे पास आए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के आए। मैंने सतपाल मलिक को कहा, उस समय सरकार बर्खास्त हुई थी कश्मीर की, मैंने बोला ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेज रहा हूँ, ऐसा ऐसा मामला है पानी का, आप एग्रीमेंट साइन करो और भेजो। यहाँ के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी गए, 3 दिन में एग्रीमेंट हुआ, मैंने झगड़ा निपटा। अब पाकिस्तान में जो पानी जा रहा था वो हम रोक कर पंजाब में लेकर आ रहे, हरियाणा में लेकर आ रहे, ताकि हमारा यहाँ का विकास हो। ये कांग्रेस के राज में हुआ ही नहीं। ये दिल्ली में कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं। अब ये UR2 आपके लिए बहुत आसान होगा, दिल्ली एयरपोर्ट जाना होगा तो पानीपत के बाद आपको 2 घंटे लगते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए। और वही हमने UR2 एक रोड बनाया है, वहाँ से डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, अब वो टनल बना रहे हैं, टनल बन गई है, डायरेक्ट T3, तो 2 घंटे के बजाय 20 मिनट में एयरपोर्ट में जाओ, पानीपत से 20 मिनट में। अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, शायद देखा होगा आपने। ये सब क्यों हो पाया? टेक्नोलॉजी, एक पिलर पर 3 ब्रिज हो रहे हैं। मैं अभी नागपुर में पहली बार हमने बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। फिर वो कंसल्टेंट था L&T में काम का, मैं उसको बुलाया कि एक ही पिलर पर ऐसा नहीं हो सकता, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर में मेट्रो। बोले हो सकता है। आपको ताज्जुब होगा, मैं पूना में 50,000 करोड़ के ऐसे फ्लाईओवर मंजूर कर दिया और काम की शुरुआत हो रही, 3 लेयर। चेन्नई में, चेन्नई पोर्ट से लेकर हम ऐसा 12,000 करोड़ का मंजूर किया, लगभग वो भी ऐसे ही 3 लेयर के। Subject is very important in research field and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. हम टेक्नोलॉजी सेवी है, हमारी सरकार ने सब जगह टेक्नोलॉजी स्वीकार की है। मैं तो पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज हमने लाया। आपको ताज्जुब होगा, मैं मुंबई के समुद्र में MPVS सी प्लेन लेके उतरा हूँ। फिर वो मेरा उतरने के बाद मोदी जी बोले मुझे भी जाना है।
तो साबरमती के फ्रंट से वो भी उड़कर वहाँ सरदार सरोवर गए और वहाँ से वापस आए। अब हम वो ला रहे एमपीवीएस सी प्लेन, केवल हवाई जहाज नहीं, और 30 एयर स्ट्रिप हमने ऐसी बनाई है जो रोड भी है, बंद करेंगे विमान उतर जाएगा, विमान अंदर जाएगा, रोड शुरू हो जाएगा, रेलवे फाटक जैसा। 30 एयर स्ट्रिप बनाई। तो 5 साल में